नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। ताज होटल में आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिजनेस कॉन्क्लेव में जापान के उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। यूपी में निवेश के लिए जापानी कंपनियों को करेंगे आमंत्रित, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। जहां 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपति और बिजनेस लीडर्स ले रहे हिस्सा। एडा में 500 एकड़ की जापान सिटी पर होगा मंथन। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन का दौरा है। जापान के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। यूपी में निवेश के लिए जापानी कंपनियों को आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर है। आज उनका दूसरा दिन है। वे इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव और यूपी जो है जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री जापानी कंपनियों के शेयर्स पदाधिकारी और उद्योगपतियों के साथ मैराथन बैठक कर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और निवेश को आमंत्रित करने पर चर्चा करेंगे। और बड़ी खबर, जहां आप जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में निवेश के लिए जापानी कंपनियों को न्योता देंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आज उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री के इस दौरे में प्रदेश के रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिकरण को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। उनके इस कार्यक्रम के दौरान कई बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक का ये दौरा चलेगा। और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। जापान के उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में भी तमाम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुल जाएंगे। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। यामानाशी के गवर्नर के कोटारा और इसके साथ ही कोटारो नागासाकी से भी मुलाकात करेंगे। यूपी में निवेश को लेकर जापानी प्रतिनिधिमंडल से चर्चा होगी। पीयूष गोयल समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। 22 अगस्त को वाराणसी पहुंचेगा जापानी प्रतिनिधिमंडल। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जापानी प्रतिनिधिमंडल से सीएम योगी की ये मुलाकात की खबर। जहां यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में निवेश को लेकर अपनी जापानी प्रतिनिधिमंडल से चर्चा होगी। पीयूष गोयल समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी रहनी है। 22 अगस्त को वाराणसी पहुंचेगा जापान प्रतिनिधिमंडल और वाराणसी पहुंचकर वहां की चीज़ों को देखेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो 2 दिवसीय दिल्ली का ये दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कई अहम प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं और ऐसे में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी की प्रस्ताव यामानाशी और इसके साथ ही यूपी में निवेश को लेकर जापानी प्रतिनिधिमंडल से चर्चा होगी, बातचीत होगी। पीयूष गोयल समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है इस बैठक में। और 22 अगस्त को वाराणसी पहुंचेगा जापान का प्रतिनिधिमंडल। बताया जा रहा है कि ये एक अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां उत्तर प्रदेश में अब युवाओं को रोजगार की कमी नहीं होगी, रोजगार मिलेंगी। यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने मुलाकात की। यूपी में निवेश को लेकर जापान प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की गई है। पीयूष गोयल समेत कई मंत्री इस पूरे बैठक में शामिल रहे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर है दिल्ली में। और ऐसे में जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है।
और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की भी बात की गई है। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से, आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस कार्य समिति में छात्र आंदोलन पर बात होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां CWC की बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है छात्र आंदोलन, पेपर लीक और इसके साथ ही कई मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ ही सोनिया गांधी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। आपको बताते चले, कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। छात्र आंदोलन से लेकर पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस की है। दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्य समिति की ये बैठक होने वाली है। CWC की ये बैठक होने वाली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज इस पूरे बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में 3 बजे ये बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि तमाम छात्रों के जो मुद्दे थे उन सभी मुद्दों पर आज बात होगी, चर्चा होगी। इंदिरा भवन में ये बैठक आयोजित की गई है, जहां इस बैठक में कई दिग्गजों के शामिल होने की खबर सामने आ रही है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी है। और ऐसे में बताया जा रहा है ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। CWC की बैठक में कई विभिन्न विषयों पर चर्चा हो सकती है, कई विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई है और आज ये बैठक हो रही है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल हैं। इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्य समिति की ये बैठक होनी है, जहां राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। कांग्रेस कार्य समिति में छात्र आंदोलन पर भी बातचीत होगी, चर्चा होगी और कई ऐसे मुद्दे जो है रहने वाले हैं इस बैठक में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां 43 IPS और DAN IPS अफसरों के तबादले हुए हैं। 14 IPS और 4 DAN अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। IPS गरिमा भटनागर स्पेशल CP EOW एवं MD DPHCL IPC, जहां IPS मनीष श्रीवास्तव स्पेशल CP PhD बनाए गए हैं। अब नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां IPS अजय चौधरी को स्पेशल CP ट्रैफिक का जिम्मा दिया गया है। दिल्ली से 5 IPS अफसर जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी में ये बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, जहां 43 IPS और यहाँ पर DAN IPS अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसकी सूची, जिसकी लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। 14 IPS और 4
अधिकारियों को यहां पर तबादला किया गया है, उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है और अब नई जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आएंगे। 43 आईपीएस और डीएआर आईपीएस अफसरों के कार्यों में तबादले किए गए हैं और इसके साथ ही 14 आईपीएस और 4 डैनपिक्स को जिम्मेदारी मिली है। आईपीएस मनीष अग्रवाल को नई जिम्मेदारी दी गई है, जहां अब नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईपीएस मनीष अग्रवाल स्पेशल सीपी पीएसडी बनाए गए हैं और दिल्ली में 5 आईपीएस अफसर जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं और साथ ही 43 आईपीएस की जिम्मेदारी बदली गई है। 14 आईपीएस और 4 डैनपिक्स अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए स्नेह कमल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए बड़ा बदलाव किया गया है, दिल्ली से 5 आईपीएस अफसर जम्मू कश्मीर भेजे गए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, दिल्ली की अगर बात है, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के आदेश पर मंगलवार देर रात 41 आईपीएस अधिकारियों और 2 दानिश अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए। दिल्ली पुलिस के 8 विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त स्तर के जो है अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया। दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी आदेश में यह कल रात देर तक जारी हुआ है। दिल्ली सरकार गृह विभाग के प्रधान सचिव संतोष डी वैद्य की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, गोवा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, लक्षद्वीप से स्थानांतरित होकर आने पर दिल्ली में इनको नई नियुक्तियां मिली हैं। उपराज्यपाल के आदेश पर उत्तर दिल्ली के डीसीपी आईपीएस राजा पंठिया, साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी, वेस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी सचिन सिंघल का भी ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ साथ 2015 बैच के आईपीएस विनीत कुमार को डीसीपी साउथ ईस्ट जिला नियुक्त किया गया है, लेकिन उत्तर जिले में अभी किसी की नई डीसीपी की तैनाती नहीं हुई है। वहीं 1996 के सीनियर आईपीएस अधिकारी अजय चौधरी को विशेष पुलिस आयुक्त ट्रैफिक नियुक्त किया गया है, जबकि 1996 बैच के आईपीएस मनीष अग्रवाल को स्पेशल सीपी ट्रैफिक का ट्रांसफर कर स्पेशल सीपी प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन में नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश दिल्ली आए 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक किशोर को स्पेशल सीपी स्पेशल पुलिस यूनिट वुमेन एंड चाइल्ड लाइसेंसिंग का जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार से दिल्ली बुलाए गए 2001 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी सिंधु पिल्लई को विशेष पुलिस आयुक्त विजिलेंस के साथ साथ परसेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया सेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिल्कुल, देखिए क्या लगता है, क्या और भी बदलाव होंगे और भी तबादले होंगे? अभी जिस तरह से सूची आई है, इसके बाद अभी किसी बड़े बदलाव की तैयारी मतलब कोई खबर नहीं, क्योंकि अभी 41 अधिकारियों के तबादले हो चुके थे, इसलिए किसी और बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, देखिए 1994 बैच के गरिमा भटनागर को ईएडब्ल्यू के साथ डीपीएचसीएल के एमडी का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इस दोहरी जिम्मेदारी का क्या महत्व है? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अपनी कार्यशैली कार्यप्रणाली है। अधिकारी को उपलब्धता के आधार पर जो है कितने अधिकारी होते हैं उनको जिम्मेदारी रहती है। कभी कभी अधिकारियों कमी होने पर एक अधिकारी को 2 प्रभार दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए क्या लगता है स्नेह कमल, इन बदलाव के बाद आगामी त्योहारों और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर भी जोड़कर देखा जा रहा है? आप तो पास पहुंच पा रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता दी, होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। कोलकाता की न्यू मार्केट में आग से ये बड़ा हादसा सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कोलकाता के न्यू मार्केट में आग लगने से ये बड़ा हादसा हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
जहां कोलकाता में होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इसके साथ ही कोलकाता के न्यू मार्केट में आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग लगने की ये बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता में एक होटल में भीषण आग लग जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस अग्निकांड में अब तक 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मारे गए लोगों में 6 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। और देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार आज ये घटना सामने आई है, जब होटल में ठहरे अधिकांश लोग सो रहे थे। धुएं का गुबार और लपटें उठती देख परिसर में अफरा तफरी मच गई। और इस बीच घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। और अग्निशमन विभाग के मुताबिक आग लगने की यह घटना कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में हुई, जहां तड़के करीब 2 बजे आग लग गई और तुरंत ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 9 लोगों की मौके पर मौत होने की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल हो गए हैं। मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक से थे, जो इलाज के लिए यहां आए हुए थे। तो आग के बाद उठे धुएं के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सीढ़ियों से जो है ऊपर की मंजिलों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। दमकल विभाग की टीम ने काफी प्रयास किया, उसके बाद पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग किस वजह से लगी है ये पता नहीं चल पाया है, स्पष्ट तौर पर नहीं हो पाया है इसकी पुष्टि। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। जहां आपको बता दें कि पुलिस ने होटल के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है और हादसे के बाद 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने की ये घटना सामने आई है। कोलकाता में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, साथ ही 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जो गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कि सोमवार को इसी तरह का हरदा वीरभूमि जिले में भी एक हादसा सामने आया था। और आज तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च है। सुबह 10 बजे से मार्च करेंगे तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां तेजस्वी यादव का ये मार्च है। तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। पटना में आरजेडी का राजभवन पेपर वेक्स दीवान फायरिंग पर मार्च पटना के जेबी गोलंबर से शुरू होगा ये मार्च। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में आरजेडी भवन का कि मार्च शुरू होगा 10 बजे। पेपर लीक से संबंधित बात होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च है। सुबह 10 बजे से मार्च करेंगे तेजस्वी यादव और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की है। पटना में आरजेडी का राजभवन मार्च है। ये बड़ी खबर, जहां बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज सुबह 10 बजे पटना में गांधी मैदान के पास मौर्य होटल के सामने एक विरोध मार्च निकाला जाएगा। पारदर्शी चयन होता है। बिहार शिक्षा क्षेत्र में लगातार फिसड्डी क्यों है? क्या भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव और पक्षपात नहीं होता? देश के सबसे युवा प्रदेश के नौजवान सबसे अधिक बेरोजगार क्यों हैं? लोकतांत्रिक तरीके से हक अधिकार मांगने वालों छात्रों पर AK-47 से गोलियां किसने चलवाई? छात्रों पर गोलीबारी करने वाले सिपाही के पास AK-47। आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है, जहां आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली, रामपुर, सहारनपुर में ईडी की छापेमारी। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण मामले में ईडी की छापेमारी है। काले धन के
इस्तेमाल को लेकर ईडी की रेड पड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली, रामपुर, सहारनपुर में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी में भी छापेमारी, जहां काले धन के इस्तेमाल को लेकर ईडी ने यह छापेमारी की है। ये बड़ी खबर, जहां आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां आजम खान की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई और शिकंजा कसते हुए आजम खान पर इस वक्त नजर आ रही है ईडी की टीम, जहां दिल्ली, रामपुर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण मामले में ईडी की ये छापेमारी है। काले धन के इस्तेमाल को लेकर ईडी की रेड पड़ी है। और बदायूं में नवादा चौकी के सामने 2 गुटों में जमकर मारपीट, मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि डग्गामार वाहन के चालक और परिचालक यात्रियों के साथ आए मारपीट करते हैं, लेकिन पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है। वायरल वीडियो में एक परिचालक एक यात्री को बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है, जबकि एक महिला उसे बचाने के लिए गुहार लगाती नजर आ रही है। पुलिस चौकी के सामने हुई इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। और आगरा के फतेहाबाद में दबंगों पर लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। आरोप लगा है कि आरोप के मेले से लौट रहे थे, जहां पर युवकों पर घात लगाकर फायरिंग की गई है, जिसमें 2 गाड़ियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। घटना का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। फर्रुखाबाद में खाटू श्याम की शोभा यात्रा देखने गई 8 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। शोभा यात्रा खत्म होने के बाद जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। इसके बाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। आपको बता दें, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बच्ची की एक युवक के साथ जाती हुई नजर आ रही है। और सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ कायमगंज पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तलाश के दौरान एक निर्माणाधीन मकान के पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर युवक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। हमीरपुर में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हालांकि यमुना के बेतवा नदियां जो है अभी भी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, इसलिए फिलहाल जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं है। प्रशासन ने एहतियातन 194 गांव और मजरों को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। 36 बाढ़ चौकियों और 21 बाढ़ शरणागत तैयार कर लिए गए हैं। आपात स्थिति के लिए 190 नावों का सत्यापन कर मोटर बोट और अन्य संसाधन भी तैयार रखे गए हैं। राहत बचाव के लिए 100 से ज्यादा आपदा मित्र और 27 होमगार्ड जवान प्रशिक्षण किए गए हैं। और इस बीच आपको बता दें, प्रशिक्षण करने के बाद से बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेंगे और स्वास्थ्य पशुधन विभाग भी अलर्ट पर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।